हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में विद्यार्थियों हमने महाराणा कुंभा स्टार्ट किया था और महाराणा कुंभा के बारे में हम विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ रियासत में महाराणा कुंभा एक महान टॉपिक, एक विशेष टॉपिक, विशेष राजा माना जाता है विद्यार्थियों, और आज उसी महान शासक के बारे में आज आगे पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, बड़ा शासक है, एक क्लास में हम इसको नहीं समेट सकते थे, इतना बड़ा इतिहास उसका एक क्लास में नहीं बताया जा सकता पूरा, इसलिए अगली क्लास भी हम आज महाराणा कुंभा को लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ लिया था विद्यार्थियों, आज हम उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक उपलब्धियों में हमने उनके जो अपने पिता की हत्या का बदला लिया था, रणमल राठौड़ जो था उसकी हत्या करवाई, उसके बाद में हमने आवल बावल की संधि देखी, राबजोधा भटकता रहा 15 सालों तक, वो सारी घटनाएं हमने पिछली क्लास में देख ली है। विद्यार्थियों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नागौर के शासक के साथ हमने द्वंद्व देखा, नागौर का शम्स खां, मुजाहिद खां, उनके बारे में हमने पढ़ा। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, वो सारे युद्ध हमने पढ़े। चंपानेर की संधि दोनों के मध्य में संयुक्त आक्रमण करते हैं, बदनौर युद्ध, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। आगे अब हम पढ़ते हैं, देखिए विद्यार्थियों, सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां भी इसकी इतनी सारी हैं विद्यार्थियों, एक एक करके हम बांट के विधिवत रूप से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें देखो सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हम निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए उनके आधार पर देखने वाले। साहित्य में क्या क्या रुचि रही, दरबारी इतिहासकार कौन कौन से थे और उपाधियां कौन कौन सी हैं इनकी, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो 4 बिंदु बनने वाले हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित। निर्माण कार्य क्या है, साहित्य क्या है, दरबारी इतिहास कौन कौन से रहे और उपाधियां कौन कौन सी हैं, टाइटल्स कौन कौन से दिए गए महाराणा कुंभा को। तो सबसे पहले हम निर्माण कार्य की बात करते हैं विद्यार्थियों। निर्माण कार्य में पहला निर्माण कार्य देखें कि इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया विद्यार्थियों। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो चित्तौड़ में करवाया और सारंगपुर विजय के बाद करवाया। हमने पढ़ा था मालवा विजय या सारंगपुर विजय, सारंगपुर विजय या मालवा विजय के बाद ये निर्माण कार्य करवाते हैं किसका, विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1437 में मालवा विजय के बाद 1440 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट माना जाता है और 1440 से 48 तक विजय स्तंभ का निर्माण होता है। तो एक बड़ी इमारत, महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में हम कल्चरल में और विस्तार से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। 9 मंजिला इमारत है, क्या क्या है, कितने मूर्तियां हैं, वो सब बातें हम वहाँ चर्चा करेंगे। अगर यही विजय स्तंभ की चर्चा करेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा विद्यार्थियों, इसलिए हम इनका एक वीडियो अलग से हम कल्चरल में बना लेंगे विद्यार्थियों। आगे देखें, दूसरी जो प्रमुख बात है वो है एक राइटर हुए हैं श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास कहा जाता है इनको, और इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद में ये कहा गया है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। ये बात श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में मिलता है, ये उल्लेख जो मिलता है श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में मिलता है। श्यामल दास जी ये कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले कुंभा ने करवाया है। तो एक महान शासक, इसलिए हम इनको स्थापत्य गुरु भी कहते हैं, कई सारे दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से हम 32 तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन, महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग मंडन की देखरेख में करवाया गया था। आप कुंभलगढ़ दुर्ग में और विस्तार से पढ़ेंगे इसको, कहाँ पर है, राजसमंद में। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग भी कहा जाता है इसको, ये सिरोही में बनवाया। मचान दुर्ग, मचान जो दुर्ग है ये कहाँ पर है विद्यार्थियों, सिरोही में है। और इसमें ध्यान रखना कि जो मचान दुर्ग है ये मेरों से दमन हेतु बनवाया था। मेरों का उत्पात ज़्यादा था तो उनके दमन हेतु वहाँ पर ही एक चौकी स्थापित करने की सोची कुंभा ने, तो इसलिए वहाँ पे एक दुर्ग बना दिया, जिसके बाद इसे मेरों का दमन पे कंट्रोल हो गया। तो एक मचान दुर्ग जो बनवाया वो सिरोही में बनवाया। अगला जो दुर्ग है विद्यार्थियों, भौमट दुर्ग। भौमट दुर्ग की हम बात करें तो भौमट दुर्ग है उदयपुर में। हमने पढ़ा था कि उदयपुर क्षेत्र में भील ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था भौमट दुर्ग। भौमट दुर्ग उदयपुर में। आगे अचलगढ़ दुर्ग,
अचलगढ़ दुर्ग है विद्यार्थियों सिरोही में, और इसका पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शंस करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, ये 1452 के आसपास करवाया। चित्तौड़ का भी पुनर्निर्माण करवाया, चित्तौड़ का भी जीर्णोद्धार करवाया, और चित्तौड़ का जो सर्पिलाकार मार्ग है बाहर का, उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया। आगे एक दुर्ग है बैराठ दुर्ग। बैराठ दुर्ग जो है बदनौर भीलवाड़ा में है। हमने पढ़ा था बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाता है वो, और वहाँ पर क्या है, बदनौर भीलवाड़ा, ये बदनौर भीलवाड़ा में दुर्ग भी एक बनवाया, बैराठ दुर्ग, जो कहाँ पर है, बदनौर भीलवाड़ा में है। आगे चर्चा करें विद्यार्थियों, अब ये तो थे इनके कुछ दुर्ग, कुछ दुर्गों के बारे में हमने पढ़ा विद्यार्थियों। आगे दुर्गों के अलावा कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। अभी तो महाराणा कुंभा शिव जी के परम भक्त हुआ करते थे, शिव जी के परम उपासक थे, और मेवाड़ के सारे शासक शिव जी के प्रमुख भक्त थे। लेकिन शिव जी के अलावा भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए कुंभा ने, और जिनको कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर कहा जाता है। और जो कुंभ स्वामी मंदिर है 3 जगह बनवाया, कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा ने 3 जगह बनवाया विद्यार्थियों। पहला चित्तौड़ में बनवाया, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ दुर्ग में। 3 दुर्ग, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, तीनों दुर्गों में कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया। एक काम तो ये। दूसरा श्रृंगार चबरी मंदिर बनवाया, श्रृंगार चबरी मंदिर। श्रृंगार चबरी मंदिर जो है, हालांकि एक इनके दरबारी कह सकते हो आप, इनका साहित्यकार या फिर इनके दरबार में रहने वाला प्रमुख मंत्री, उनकी देखरेख में यह मंदिर बनवाया गया। बेलका ने मंदिर का निर्माण करवाया, बेलाक या बेलका ने। अपितु ये चूंकि ये शांतिनाथ जैन मंदिर है, मतलब ये जैनों का एक मंदिर है, जैन मंदिर, जैन मंदिर है जिसको शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है, श्रृंगार चबरी मंदिर। और ये जो श्रृंगार चबरी मंदिर है, यहीं पर रमाबाई का विवाह स्थल है, यानी विवाह यहीं पर हुआ था रमाबाई का। रमाबाई कौन? कुंभा की पुत्री। आगे और चर्चा करेंगे कुंभा की पुत्री के बारे में, हम जावर प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रमाबाई का विवाह स्थल भी यही है, श्रृंगार चबरी जो मंदिर है, यहाँ पर रमाबाई का विवाह हुआ। आगे हम पढ़ते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी आया था, जैन व्यापारी आया था, वो कह रहा था कि मुझे मंदिर बनवाना है। कुंभा ने कहा मंदिर बनवा, मंदिर के लिए क्या दिक्कत है, नो जमीन चाहिए। तो कुंभा ने उस व्यक्ति को जमीन दी, और ऐसा कहते हैं कि 99 बीघा जमीन दी उसको, और उस व्यक्ति का नाम था धरनक शाह। धरनक शाह को 99 बीघा जमीन दी, और उन 99 बीघा जमीन में उसने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए। हम पढ़ते हैं कि रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से हैं। रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए, 1444 खम्भों वाले जैन मंदिर। मंदिरों में और विस्तार से इनको हम पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। तो रणकपुर के जैन मंदिर जो बनवाए थे, उनमें जो जमीन दी थी वो कुंभा ने भेंट की थी, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा मंदिरों में। आगे हम पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मामादेव कुंड का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड का निर्माण करवाने वाला कौन था? कुंभा। और यहीं पर इसी के निकट एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसकी 5.5 फीट का शिवलिंग माना जाता है वो, और वहीं पर पूजा करते समय इसका पुत्र इनकी क्या करेगा? हत्या। तो ये मामादेव कुंड आप ध्यान रखना, एक मामदेव कुंड है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक मामदेव कुंड है, मामदेव कुंड, ये मामादेव कुंड है, और एक है मामदेव कुंड। मामदेव कुंड है सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। तो मामदेव कुंड है सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। एक निर्माण कार्य और देखें हम इसका, कुशाल माता का मंदिर बनवाया, कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर बनवाया, और ये मंदिर है बदनौर में, बदनौर अपना भीलवाड़ा में। तो ये भी ध्यान रखना विद्यार्थियों कि कुशाल माता का मंदिर बनवाने वाला महाराणा कुंभा था, बदनौर भीलवाड़ा में। तो ये कुछ इनके निर्माण कार्य थे विद्यार्थियों, निर्माण कार्य। आगे अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों साहित्य की, कि साहित्य में कुंभा की क्या क्या रुचि रही, साहित्य में कितना योगदान रहा कुंभा का। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों इसका। आगे बढ़ते हैं हम साहित्य की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखिए विद्यार्थियों आगे अगला पिछली स्लाइड में हमने निर्माण कार्य पढ़े। अब हम देखते हैं साहित्य के बारे में विद्यार्थियों, कि साहित्य क्या क्या था कुंभा ने, साहित्य में कितना योगदान रहा कुंभा का, मैं उसकी चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, कि साहित्य में कितना योगदान रहने वाला है कुंभा का, हम उस पर पढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखें तो साहित्य में पहला जो बिंदु है वो है विद्यार्थियों कि इनके संगीत गुरु कौन थे, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। संगीत गुरु थे सारंग व्यास, संगीत गुरु थे सारंग व्यास। तो सारंग व्यास के बारे में आगे देखें।
इनको संगीत विद्या सारंग व्यास ने सिखाई। और कितनी कौन कौन सी किताबें थी जो कुम्मा ने लिखी, संगीत पे आधारित जो किताबें थी उनकी मैं चर्चा करूं तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध या सूढ़ प्रबंध भी कह दिया जाता है इसको। अगला संगीत सुधा, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं विद्यार्थियों जो किस पर आधारित है, संगीत पर आधारित है, संगीत शास्त्र पर आधारित है। और इन सभी किताबों में जो सर्वश्रेष्ठ किताब है कुम्बा की वो है संगीत राज। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, सूढ़ प्रबंध भी कहते हैं इसको, और संगीत सुधा, सबसे प्रमुख किताब है संगीत राज। संगीत राज की बात करें विद्यार्थियों, संगीत राज जो है वो संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नाट्य या नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। सब में रत्न कोश है, पाठ्य, गीत, वाद्य, नाट्य और रस रत्न कोश। तो विद्यार्थी ये 5 भाग भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से 5 भाग हैं, 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, सूढ़ प्रबंध भी बोलते हैं इसको, और संगीत सुधा। ये कुछ किताबें लिखी किसने विद्यार्थियों? कुम्भा ने। तो कुम्भा ने संगीत पे कई सारी किताबें लिखी विद्यार्थियों। अब कुम्भा कहता है कि मैंने तो संगीत पे बहुत सारी किताबें लिख दी, कोई और भी है क्या मेरे से पहले या मेरे से बाद, मेरे से पहले जिसने संगीत पे कुछ ग्रंथ लिखे? कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा जी साहब लिखे। तो कुम्भा ने कहा लाओ उनको। फिर कुम्भा लाए कुम्भा के लिए, और कुम्भा ने उनको पढ़ा और कुम्भा ने उनके ऊपर फिर टीकाएं लिखी। टीका क्या होती है विद्यार्थियों? किसी किताब का संक्षिप्त रूप। कुम्भा ने पूरी किताबें पढ़ी और फिर उनका संक्षिप्त रूप लिखा। मैं आपको जैसे समझाऊं कि एक तो संजीव पासबुक है और एक आपकी वन वीक सीरीज। संजीव पासबुक, वन वीक सीरीज। संजीव पासबुक तो आपका हो जाएगी पूरी किताब, और वन वीक सीरीज आपकी क्या है? शॉर्ट टाइटल्स। तो टीकाएं लिखी कुम्भा ने। टीका किस किस पे लिखी? एक सारंगधर की पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। दूसरा एक टीका जो लिखी थी, फेमस जो टीका है इसकी, वो है जयदेव की एक किताब है गीत गोविंद, और जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी, और उसका तो नाम भी बदल दिया और नाम रख दिया रसिक प्रिया की टीका। रसिक प्रिया की टीका। रसिक प्रिया की टीका किसने लिखी? कुम्भा ने लिखी। किस पे आधारित है? जयदेव की गीत गोविंद पर आधारित है। और ये हमने पढ़ा था कि इसमें हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। हम्मीर को वीर राजा रसिक प्रिया की टीका में कहा है कुम्भा ने। अगला और कौन सी टीका लिखी? बाणभट्ट की एक पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक है चंडी शतक पर टीका। तो चंडी शतक पुस्तक है जिस पर टीका किसने लिखी? कुम्भा ने। तो ये कुछ टीकाओं का काम किया, शॉर्ट रूप लिखने का काम किया, संक्षिप्त में लिखने का काम भी कुम्भा ने किया। ये संगीत पे आधारित ग्रंथ है। आगे एक ग्रंथ और था उसका, कामराज रतिसार। ये काम शास्त्र पे आधारित है कि काम शास्त्र की कितनी विधाएं हैं, उनमें लिखा था कुम्भा ने कामराज रतिसार। तो एक भी ये भी ध्यान रखना कि कामराज रतिसार ग्रंथ भी किसका है? कुम्भा का है। तो संगीत पे ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखी, काम शास्त्र पे आधारित ग्रंथ लिखे। आगे कुम्भा ने न केवल किताबें लिखी अपितु नाटक भी लिखे। कुम्भा को कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे, जिसमें संस्कृत भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, कन्नड़ में, मराठी में, कन्नड़ मराठी तक आती थी कुम्भा को। 4 अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे। तो नाटक का श्रेय, नाटक भी लिखे थे कुम्भा ने, नाटकों में भी निपुण था कुम्भा। आगे कुम्भा के चित्रकला के गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद। जैनाचार्य हीरानंद। अब देखें कुम्भा के दरबार में कौन कौन से शिल्पी रहा करते थे, शिल्पी कौन कौन थे, शिल्पकार कौन कौन थे, जिनमें प्रमुख में आता है, सबसे जो प्रमुख में आता है वो आता है विद्यार्थियों मंडन। मंडन है, नाथा है, गोविंद है, पौमा है, पूंजा है, दाना है। मंडन, नाथा, गोविंद, पौमा, पूंजा, दाना। इसके अलावा और देखें कि विद्वान कौन कौन थे। दरबारी विद्वान, दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, जिनमें प्रमुख है काना व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, तिल्ला भट्ट, तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और जयचंद सूरी। ये इसके प्रमुख क्या हैं? दरबारी विद्वान, प्रमुख दरबारी विद्वान। अब इन दरबारी विद्वानों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे, उन पे चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों हम। तो एक बार आप इनका एक बार और स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि कौन कौन से दरबारी विद्वान इनके थे जिन्होंने प्रमुख किताबें लिखी। चलिए विद्यार्थियों अगली स्लाइड आपके सामने है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि
कुंभा ने साहित्य में क्या योगदान दिया। अब हम देखेंगे कि कुंभा में जितने भी दरबारी विद्वान थे उन्होंने क्या क्या लिखा, साहित्य में कितना योगदान उन्होंने दिया, क्योंकि जब कुंभा साहित्य की रचना कर रहा है वो साहित्यकारों का आश्रयदाता बना हुआ है। साहित्यकार विभिन्न जो रियासतें थी या फिर खुद की रियासतें थी उनसे मिलकर कुंभा के दरबार में आ रहे थे और साहित्य की रचना कर रहे थे। कुंभा ने उनको प्रोत्साहन दिया और खुद ने भी साहित्य लिखा और उनसे भी साहित्य लिखवाया, तो साहित्य का एक बड़ा केंद्र बन गया था कुंभा का जो महल था वो। आगे देखें, अब दरबारी विद्वानों में पहला दरबारी विद्वान देखते हैं हम कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो लिखा, कुंभा के पास चला गया होगा लिखकर, कुंभा ने पढ़ा कि ये मजा नहीं आया पहले पार्ट में, तो वो जो पहला पार्ट था वो कुंभा ने खुद ने दोबारा लिखा। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये दो भागों में विभक्त है और इसका पहला जो भाग है वो किसने लिखा, कुंभा ने लिखा, और सेकंड पार्ट किसने लिखा, कान्हा व्यास ने। और इसको क्या कहा गया, पहले पार्ट को राजवर्णन, पहले पार्ट का नाम दिया है राजवर्णन। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ दो भागों में बटा हुआ है, पहला भाग कुंभा ने लिखा जिसको राजवर्णन कहा गया है। तो ये तो था कान्हा व्यास से संबंधित। अगला एक दरबारी विद्वान और थे मेहाजी। मेहाजी कई दिनों बाद जब कुंभा को नजर आए तो कुंभा ने ऐसे पूछ लिया कि मेहाजी कहाँ गए थे। तो मेहाजी कहने लगे कि मैं तीर्थ यात्रा करने गया था। उसने कहा कहाँ कहाँ घूम के आए, तो मेहाजी बताने लगे कि मैं इधर गया, वहाँ गया, रनकपुर का जैन मंदिर, उधर तुम्हारे मंदिर वगैरह वो देखे। उन्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसा करो, इनका क्या है शॉर्ट नोट्स बना के लाओ जिससे क्या है मैं उनको पढ़ सकूं। तो मेहाजी ने जिन जिन तीर्थों की यात्रा की उन सब पे एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था तीर्थमाला, और उस तीर्थमाला में 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। तीर्थमाला पुस्तक लिखी और तीर्थमाला में 120 तीर्थों का वर्णन है। और इसमें स्पेशली कहता है कि वो रनकपुर का जो जैन मंदिर था जब उसकी प्रतिष्ठा हो रही थी मूर्ति की तो मैं वहां उपस्थित था। इसमें लिखा हुआ है कि रनकपुर के जैन मंदिर की प्रतिष्ठा के समय में उपस्थित था। तो तीर्थमाला में 120 तीर्थों का वर्णन है, मेहाजी ने लिखा है, शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। अगला एक इनकी पुत्री थी रमाबाई। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। संगीत में ये भी निपुण थी और संगीत शास्त्र पर इसने भी कई सारे ग्रंथ लिखे। ये जब विधवा हो गई थी, यानी मंडली जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जूनागढ़ से ये कहाँ आ जाती है, मेवाड़। और मेवाड़ के बाद कुंभा इसको जावर का परगना दे देता है और जावर से जितना भी आय आता था वो किसको जाती, रमाबाई को जाती। और रमाबाई के लिए जावर के शिलालेख में एक उपाधि दी गई है बागीश्वरी। कारण क्या है कि ये संगीत में निपुण थी, संगीत में निपुण होने के कारण जावर शिलालेख में क्या कहा गया है, बागीश्वरी कहा गया है रमाबाई को। ये ध्यान रखना, बागीश्वरी की उपाधि किसकी है, रमाबाई की। संगीत में निपुण होने के कारण इसको कहा गया है। आगे देखें, अगला जो था अगला विद्वान इसका वो था मंडन। हालांकि जो था वास्तविक रूप से ये शिल्पकार या वास्तुकार था, मूल तो ये वास्तुकार था, पर कुंभा ने कहा कि तू जितने भी भवन कार्य निर्माण कार्य बनाता है उसके बारे में लिखित में दे, कैसे बनाता है, तो तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। तो मंडन ने फिर उन पे आधारित कई सारे ग्रंथ लिखे। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार तो था ही, उसके बाद में कई सारी पुस्तकें लिखी। देव मूर्ति प्रकरण में क्या है कि देवताओं के जो मूर्तियां हैं वो कैसे बनती है, देवताओं की मूर्ति कैसे बनती है उनके बारे में लिखा हुआ है। प्रसाद मंडन, महलों के बारे में जानकारी, प्रसाद महल को कहते हैं, तो महलों के बारे में जानकारी कि महल कैसे बनते हैं। रूप मंडन, रूप यानी चेहरा, और चेहरा मूर्ति का जो फेस होता है, चेहरा जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से, तो मूर्ति कला के बारे में विशेष इसमें बताया गया है। कोदंड मंडन, कोदंड धनुष को कहा जाता है, मूर्ति साथ में धनुष, मूर्ति और धनुष के साथ में जो बनाई जाती हैं वो कैसी बनती हैं, तो धनुषों के बारे में या धनुष प्लस मूर्ति के बारे में इसमें उल्लेख है। राजवल्लभ, राजाओं के महल मंदिर कैसे बनते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है राजवल्लभ नामक ग्रंथ में। वास्तुसार, ये वास्तुशास्त्र से संबंधित है, महल मंदिर भवन निर्माण से संबंधित है, कैसे बनते हैं। वास्तुमंडन भी इसी से संबंधित है विद्यार्थियों। वैद्य मंडन, ये थोड़ी सी अलग है। वैद्य मंडन में बीमारियों का निदान कैसे करते हैं, कई सारी बीमारियों का उल्लेख है इसमें कि किन किन बीमारियों से किस तरह से लड़ा जा सकता है, तो बीमारियों के निदान से संबंधित जो पुस्तक है वो है वैद्य मंडन। अगला अब हम देखें, देखो ये तो थी मंडन के बारे में। एक मंडन का भाई था जिसका नाम था नाथा। मंडन का भाई था नाथा,
अब जब मंडन ये काम कर रहा है वास्तुकार का, तो इसने कहा कि मैं भी एक कॉपी कर देता हूं, और मंडन ने लिखा क्या, वास्तुसार, वास्तु मंडन, और इसने कर दिया वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी में वही भवन निर्माण से संबंधित कलाएं दी गई हैं। मंडन का भाई था नाथा, उसने लिखी। अब मंडन का भाई मंडन, तो मंडन का पुत्र कैसे पीछे रहेगा, तो मंडन का पुत्र था गोविंद भी यही काम करता है, मंडन का पुत्र था, और गोविंद ने भी 3-4 पुस्तकें लिखी, जिसमें 3 तो भवन निर्माण से संबंधित है। एक थी कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरिणी, 3 पुस्तकें थी भवन निर्माण से संबंधित, जिसमें कलानिधि जो थी वो मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं उससे संबंधित है, कि मंदिरों का जो शिखर बनता है, हमने देखा था गुंबदाकार या इस टाइप का जो ऊंचा जो शिखर बनाया जाता है वो किस टाइप से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, तो ये कलानिधि पुस्तक में। द्वार दीपिका, दरवाजे कैसे बनते हैं मंदिरों के, भवनों के दरवाजे कैसे बनते हैं, उनके बारे में था। उद्धार धोरणी, उद्धार यानी दोबारा से पुनः निर्माण कैसे होता है किसी का, जैसे मंदिर है कोई, उसका पुनः निर्माण करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे निर्माण, तो उसके ऊपर पुस्तक लिखी। तो ये 3 पुस्तकें इससे संबंधित है। और एक जो पुस्तक लिखी बहुत अच्छी पुस्तक है वो है सार समुच्च आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद पर जो आधारित पुस्तक है वो है सार समुच्च। इसमें लिखा हुआ है कि बीमारियां कैसे होती है और उनका निदान कैसे किया जाता है। ये गोविंद की पुस्तक है, मंडन का पुत्र था गोविंद की पुस्तक के बारे में ध्यान रखना, अच्छी पुस्तकें हैं, पूछ लिया जाता है। कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, ये गोविंद की पुस्तक है। तो ये इनके कुछ दरबारी विद्वान थे जिनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से दरबारी विद्वान थे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। एक छोटा सा बिंदु और दे रखा है विद्यार्थियों कि आबू के जो जैन थे वहां से उन पे से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था कुंभा ने, तो जैनों के हित में काम करते थे कुंभा। इससे इस बात से स्पष्ट होता है। कई सारे हमने दरबारी विद्वान भी देखे कि दरबारी विद्वान भी रहा करते थे इनके दरबार में, जैसे सुंदर सूरी था, सोम सुंदर सूरी था, हमने देखा था। तो वो सारे दरबारी विद्वान भी यहाँ रहते थे। और जैनों का जो तीर्थ यात्रा करता था, आबू जाने वाले जैनों का तीर्थ यात्रा कर इसने हटाया। तो जैनों के फेवर में काम करते थे, ये जैनों के हित में काम करते थे विद्यार्थियों। तो ये दरबारी विद्वान। अब अगला जो बिंदु आता है वो आता है उपाधियों का। अगला जो बिंदु आता है विद्यार्थियों कि कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी, उन पे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं उपाधियों की ओर। हाँ जी विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अगली स्लाइड आपके सामने। आगे देखिए, हमने निर्माण कार्य पढ़े, हमने साहित्य के बारे में पढ़ा विद्यार्थियों, हमने दरबारी विद्वान के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों उपाधियों के बारे में कि इसकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या है। तो उपाधियों में देखिए विद्यार्थियों, उपाधियों में पहली उपाधि है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया, हमने देखा था कि नागौर के फिरोज शाह को पराजित किया, नागौर का जो शम्स खां था उससे युद्ध हुआ था, उसको पराजित किया था। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया, मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। इसके कारण मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण इसको महान हिंदू शासक कहा गया है, महान हिंदू शासक कहा गया। एक तो उपाधि इसकी है। दूसरी बात करें अभिनव भट्टाचार्य की बात करें तो संगीत में ज्ञान होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। राणा रासो, साहित्य में ज्ञान था, हमने साहित्य के कई सारे ग्रंथ देखे, संगीत रास, संगीत मीमांसा इत्यादि। साहित्य में ज्ञान होने के कारण इनको राणा रासो कहा गया। चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण, चाप धनुर्विद्या को बोलते हैं, धनुर्विद्या में निपुण था इसलिए इनको चाप गुरु कहा गया। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, हमने पढ़ा था कि 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए, इसलिए इसको पहाड़ी दुर्गों का स्वामी कहते हैं। टोडरमल, संगीत में ज्ञान के कारण इनकी एक उपाधि और थी टोडरमल। परम भागवत, महान, ये कहूं कि मैं महान या परम विष्णु के भक्त हुआ करते थे, परम उपासक थे विष्णु के, इसीलिए इनको परम भागवत कहा गया। अगला आदि बराह की उपाधि भी इनको कहा जाता है। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इनको छाप गुरु कहा गया। नाटक राजकर्ता, हमने पढ़े थे 4 नाटक लिखे थे इन्होंने अलग अलग भाषाओं में, इसके कारण इनको नाटक राज कहा गया। राजगुरु, राजनीति भी अच्छी करते थे ये, राजनीति जो रियासत कालीन इधर उधर के आसपास के क्षेत्र को जीता, इसलिए इनको राजगुरु कहा गया। शैलगुरु, पर्वत दुर्गों का स्वामी होने के कारण शैलगुरु। परम गुरु भी इनको जो और राजा हुआ करते थे वो सब इनको गुरु मानते थे, इनको इसलिए परम गुरु कहते हैं। स्थापत्य गुरु, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इनको स्थापत्य गुरु कहते हैं। शैव गुरु, शिवजी के भी परम उपासक थे इसलिए शैव गुरु। प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करते थे,
प्रजा को अच्छी प्रकार से पालते थे, इस तरह से हम कह सकते हैं। महाराजा धीराज युद्ध गुरु, युद्ध में निपुण, साहित्य गुरु, साहित्य में निपुण। तो ये इतनी सारी उपाधियां जो हैं वो कुंभा की हैं विद्यार्थियों। न केवल ये उपाधियां, अपितु कम से कम 108 उपाधियां मानी जाती हैं कुंभा की विद्यार्थियों। 108 उपाधियां अकेले किसकी हैं विद्यार्थियों? कुंभा की है। तो सर्वाधिक उपाधियां, जिनमें से 3-4 उपाधियां ऐसी हैं जिनको आप विशेषतः ध्यान रखना। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, टोडरमल और स्थापत्य गुरु। तो ये विद्यार्थियों ऐसी उपाधियां हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। तो अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, टोडरमल, इन उपाधियों के बारे में आप ध्यान रखना कि किससे संबंधित है, महाराणा कुंभा से संबंधित है विद्यार्थियों। आगे देखिए, 2 इतिहासकारों के बारे में मैं और चर्चा कर लेता हूं। एक तो महेश भट्ट। महेश भट्ट इनके दरबार में दरबारी विद्वान थे और उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो रचना की थी वो महेश भट्ट ने की थी। और महेश भट्ट के बाद एक और देखें हम, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अत्रि का ही पुत्र था महेश। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। जिसमें अत्रि भट्टी करता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना, लास्ट का एक फेज जो था वो महेश भट्ट ने किया था। तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने मिलकर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की क्या की? रचना की विद्यार्थियों। तो ये था कुंभा का उपाधियां, कुंभा की प्रमुख उपाधियां। तो विद्यार्थियों ये कुंभा का जो सांस्कृतिक उपलब्धियों वाला टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम थोड़ा आगे और देख लेते हैं कुंभा के बारे में। कुंभा के जो अंतिम समय था उस पर चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। ये कुंभा की सांस्कृतिक गतिविधियां आगे देखें। हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा में हमने देखा कि 1433 से 68 तक कुंभा शासन करते हैं। कुंभा का जो अंतिम समय था, अंतिम समय में एक बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उस बीमारी का नाम था उन्माद। उन्माद नामक रोग से ग्रसित हो गए थे महाराणा कुंभा। बीमार अवस्था में रहते थे और राज कार्य एक तरह से बिल्कुल ही छोड़ सा दिया था, क्योंकि बीमारी इस तरह की थी कि वो बीमारी से निकल ही नहीं पाते थे, दरबार में बिल्कुल जा ही नहीं पाते थे। इधर इनका एक पुत्र था जिसको राजा बनने की बड़ी चाहत थी, उदा। छोटा पुत्र हमने देखा था रायमल, जोधा की पुत्री के साथ विवाह हुआ था, रायमल का श्रृंगार कबरी। उदा जो था, उदा की नज़र अपने पिता की गद्दी पर थी। लगातार उदा ये देखता कि पिताजी से भी कहता था कि पिताजी दे दो, मुझे गद्दी दे दो, पर उधर महाराणा कुंभा बीमारी से इतने ज़्यादा ग्रसित थे कि वो राजकार्य त्याग रखा था। एक दिन उदा क्या करता है, मौका पाकर कुंभा की हत्या कर देता है। कुंभा की हत्या। तो कुंभा की जो हत्या करने वाला था वो कुंभा का ही पुत्र था उदा, जिसको हम उदयकरण भी कहते हैं विद्यार्थियों। तो उदयकरण या उदा ने कुंभा की क्या कर दी विद्यार्थियों? हत्या कर दी। तो ये जो उदा की हत्या हुई थी 1468 में, ये किसने की विद्यार्थियों? उदा या उदयकरण ने की। और इधर रायमल जो था, रायमल इस समय यहां नहीं था दरबार में, रायमल इडर गया हुआ था। रायमल इडर था, इडर गुजरात में पड़ता है, एक जगह पड़ती है इडर। तो रायमल वहां पर था और इधर मौका पाकर उदा जो है वो कुंभा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है विद्यार्थियों। तो ये उदा जो है 1468 में हत्या करता है और 1473 तक जरूर ये शासन करता है, लेकिन मेवाड़ की जो जनता थी उसने इसको शासन नहीं करने दिया। अगला हम शासक देखें जैसे उदा। उदा कब बना? उदा या उदयकरण 1468 से 73। मेवाड़ की जनता ने इसको शासन नहीं करने दिया और बाद में इसको गद्दी से हटा दिया और अगला राजा कौन बन जाता है? रायमल। तो 1473 में अगला राजा बनेगा रायमल। और अगली क्लास में हम रायमल से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो हमने देखा कि कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया, जिसका फायदा किसने उठाया? उदा ने उठाया। और उदा ने किसकी हत्या कर दी? कुंभा की। ऐसा कहते हैं कि कुंभा शिवलिंग जो था, हमने पढ़ा था मामादेव कुंड के निकट, मामादेव कुंड के निकट शिवलिंग था जिस पर पूजा कर रहे थे कुंभा, और पीछे से आया और छुरा घोंप कर क्या कर दी? हत्या कर दी उदा ने। तो इस तरह से कुंभा की हत्या हो जाती है, कुंभा की मृत्यु हो जाती है 1468 में। कुंभा के बाद उदा, और उदा के बाद में 73 में कौन बनता है? रायमल। तो विद्यार्थियों ये था एक महान शासक जो था भारत का, राजस्थान का महान, भारत का महान, मेवाड़ का महान शासक, जिसकी गाथा हम पूरे विश्व भर में
सुनते हैं। तो ये महान शासक आज हमारा इसका जो जितना हम पढ़ सकते थे विद्यार्थियों कंपटीशन लेवल के हिसाब से उतना हमने पढ़ा। अभी तो कई सारे ऐसे फैक्ट होते हैं एक विशेष महान राजा के बारे में जिनको हम नहीं समेट सकते, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना हमें एग्जाम में क्वेश्चंस हमारा हल हो जाएगा उतना हमने पढ़ा विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी विद्यार्थियों। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो विद्यार्थी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।